हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली डीआरडीओ, जिसे हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी तरफ से ये कहा गया कि इंडिया की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल अब एक्सपोर्ट होने के लिए रेडी है एंड फिलीपींस को इसे एक्सपोर्ट किया जाएगा और मार्च तक ये मिसाइल फिलीपींस को मिल जाएगी। आप ये देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है कि इंडिया सेट टू बिगिन डिलीवरी ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस। इंडिया के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा कदम मैं कहूंगा, क्योंकि अब इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल का एक बड़ा एक्सपोर्टर बनकर उभरेगा। फिलीपींस को जो ये मिसाइल एक्सपोर्ट की जानी है, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया ने फिलीपींस से ये एग्रीमेंट करीब 2 साल पहले किया था। फाइनल अब जाकर ये कंप्लीट होने वाला है। दोनों कंट्रीज के बीच $375 मिलियन की ये डील हुई थी कि इंडिया ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वेरिएंट की सप्लाई फिलीपींस को करेगा। इस डील के तहत 2 सालों में एंटी शिप वर्जन की 3 मिसाइल फिलीपींस को एक्सपोर्ट की जानी थी। फ्रेंड्स, इंडिया एंड फिलीपींस दोनों के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाली ये ब्रह्मोस की पहली खेप होगी। वहीं फिलीपींस के नजरिए से देखें तो चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इसकी एक अलग अहमियत है, क्योंकि ये ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर चाइना को जवाबी हमला करने के लिए एक बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है, जिस पर चाइना बार बार क्लेम करता है। फ्रेंड्स, ब्रह्मोस मिसाइल को इंडिया एंड रशिया दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। इसका नाम इंडिया की ब्रह्मपुत्र एंड रशिया की मोस्कवा रिवर के ऊपर पड़ा। अगर आप दोनों की वर्डिंग मैच करेंगे तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा। इस मिसाइल सिस्टम के 2 वेरिएंट हैं, लैंड अटैक एंड सेकंड एंटी शिप। इसका मतलब है कि इस मिसाइल को शत्रु पर अटैक करने के लिए हवा, जमीन, समुद्र सभी से लॉन्च किया जा सकता है, चाहे टारगेट लैंड पर हो या फिर शिप पर। फिलीपींस अभी ब्रह्मोस की एंटी शिप वेरिएंट खरीद रहा है। जनरली ब्रह्मोस की जो रेंज है वो 300 से 500 किलोमीटर है एंड इंडियन नेवी ने रिसेंटली इसकी बढ़ती हुई रेंज को टेस्ट किया था, जो कि करीब 800 किलोमीटर की थी। इसकी अगर आप स्पीड देखोगे तो वो बहुत तेज है, करीब करीब 2.8 मैक से 3.0 मैक तक, यानी साउंड की स्पीड से भी 3 गुना तेजी से शत्रु पर हमला कर सकती है। ये दागो और भूल जाओ प्रिंसिपल पर काम करती है। इसका मतलब है कि एक बार इसे लॉन्च करने के बाद एक्सटर्नल इंटरवेंशन की नीड नहीं होती। ब्रह्मोस मिसाइल स्टील्थ टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है, जिसका मतलब है कि इसके चांसेस कम होते हैं कि ये शत्रु की रडार में आए। नाउ फिलीपींस के लिए ये जो डील है ना, काफ़ी मैटर करती थी, क्योंकि चाइना ने फिलीपींस को इस कदर परेशान करके रखा है जिसकी कोई हद नहीं। आप ये मैप देखिए, ये है चाइना, ये है फिलीपींस, और ये जो पूरा एरिया है इसे साउथ चाइना सी कहते हैं। ये येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और आप ये जो रेड लाइन देख रहे हैं ना, इस पूरे रीजन को चाइना अपना बताता है। वो कहता है कि ये जो पूरा एरिया है वो हमारा है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो वियतनाम, ब्रुनोई, फिलीपींस, ताइवान, इन सभी की मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस होती है एंड इसके चलते साउथ चाइना सी में बहुत बार चाइनीज एंड फिलीपींस नेवी आमने सामने आ जाती है। कई बार चाइना फिलीपींस की नेवी को साउथ चाइना सी में इंटर नहीं करने देता, कभी कभी कुछ हरकतें करता रहता है। चाइना की वॉरशिप तो साउथ चाइना सी में चक्कर लगाती ही रहती है। इस सी के जितने भी छोटे छोटे देश हैं उनको चाइना डरा लेता है, क्योंकि इनके पास चाइना से लड़ने जितनी ना तो पावर है और ना ही इतने सारे रिसोर्सेस। बट नाउ फिलीपींस के पास इंडिया की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल आने वाली है, जिसके बाद चाइना की हरकतों पर थोड़ी लगाम तो जरूर लगेगी। वहीं अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की जो सप्लाई है वो पहली बार किसी देश को कर रहा है। इंडिया ने 2024-25 तक 33,000 करोड़ के एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। 2022 में आर्मेनिया ने इंडिया को आर्टिलरी गन्स का ऑर्डर दिया था, हालांकि आर्मेनिया इसे 2025 तक फाइनल करेगा। इससे पहले आर्मेनिया ने इंडिया से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने की डील की थी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में साउथ एशिया के बहुत सारी कंट्रीज ने दिलचस्पी दिखाई है। इसमें इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। पिछले साल ये भी न्यूज़ थी कि वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर $625 मिलियन की डील करना चाहता है। इसी के साथ अगर आप पिछले 10 साल में देखोगे तो इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट में काफ़ी गिरावट आई है।
वहीं हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 23 गुना बढ़ चुका है। करेंटली इंडिया 85 से ज़्यादा कंट्रीज को मिलिट्री हार्डवेयर का एक्सपोर्ट कर रहा है। इन हार्डवेयर्स में मिसाइल्स, आर्टिलरी गन्स, रॉकेट सिस्टम, कम्बैट व्हीकल, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स, वेराइटी ऑफ रडार्स, सर्विलेंस सिस्टम, यानी इन सभी चीज़ों का एक्सपोर्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल एंड ब्राज़ील सहित लगभग 35 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ इंडिया यूएई, इजिप्ट, इंडोनेशिया और थाईलैंड सहित 10 देशों को गोला बारूद एंड मॉरिशस को फास्ट इंटरसेप्टर बोट एक्सपोर्ट कर रहा है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल एशिया एंड साउथ एशिया की कंट्री ने भी भारत जो हथियार बनाता है उनको खरीदने में रुचि दिखाई है। इसी के साथ जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो डिफेंस एक्सपोर्ट की नई प्लानिंग पर काम कर रहा है ताकि इंडिया कई देशों को फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट कर सके। अर्जेंटीना, नाइजीरिया, इजिप्ट एंड फिलीपींस इन देशों में शामिल हैं जिन्होंने इंडिया से लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK1 एंड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर खरीदने को लेकर बात की है। फ्रेंड्स, इंडिया डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने के कई कदम उठा रहा है। इंपोर्ट को कम करना, लोकली मेड मिलिट्री हार्डवेयर के लिए सेपरेट बजट बनाना, FDI पर ध्यान केंद्रित करना कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा FDI इस सेक्टर में लाए एंड अब 74% तक डिफेंस सेक्टर में FDI की अनुमति है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पिछले साल इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन पहली बार 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, जो कि दिखाता है कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर कितना मजबूत हो रहा है। ऐसी उम्मीद है कि फिलीपींस को ब्रह्मोस की सप्लाई करने के बाद और भी बहुत सारे ऑर्डर इंडिया के लिए आ सकते हैं। वर्ल्ड में ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ेगी, इससे इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ेगा। हम और भी डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जो कि इंडिया की आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ी बात होगी। ये उन छोटे देशों के लिए भी खुशी की बात होगी जिन्हें चाइना डराता धमकाता है। अगर उनके पास भी अच्छे हथियार होंगे तो चाइना साउथ चाइना सी वाले रीजन में अपनी विस्तारवादी नीति को फैलाने में बार बार सोचेगा। उसे अपनी दादागिरी कम करनी पड़ेगी। इंडिया की इज्जत और बढ़ेगी। स्पेशली देखा जाए तो सप्लाई चेन में इंडिया की भागीदारी मजबूत होगी, जो मैं कहूँगा एक बड़ी बात है। बट हमारा जो डिफेंस सेक्टर है बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इंडिया में डिफेंस प्रोडक्शन के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो काफ़ी कम है। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट द्वारा ड्राइव की जाती है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन काफ़ी कम होता है। पब्लिक सेक्टर का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी ख़राब है। इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी पुअर है। टाइम एक मेजर इशू होता है, यानी टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाते, जिसके चलते बहुत सारी डील्स कैंसिल हो जाती है। जो फॉरेन कंपनीज हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करती, जिसके चलते हमारी इक्विपमेंट्स की वेराइटी और उनकी इफ़ेक्टिवनेस लिमिट होती है। हमारे पास एक अच्छा और टिकाऊ बाजार नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो इंडिया ने पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। हमने प्रोडक्शन बढ़ाया है एंड धीरे धीरे ही सही ये सभी चीज़ें टाइम आने पर ठीक हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।